Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर फोरेंसिक के 16th पार्ट पर, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम आईटी एक्ट बोलते हैं। सो जो आईटी एक्ट है ये आपके साइबर फोरेंसिक का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। तो आईटी एक्ट को बहुत ही अच्छे से और जितना इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही हम पढ़ने वाले हैं। सो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसको हम 3 to 4 पार्ट्स में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो है आईटी एक्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ये कब बना था, कैसे बना था, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आईटी एक्ट के बारे में कि ये कब आया था, जो आपका ये आईटी एक्ट है इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और क्योंकि ये 2000 में पास किया गया था इसी वजह से इसको बोला जाता है आईटी एक्ट 2000। सो यहाँ पर ये जो आपका आईटी एक्ट है ये इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट है जिसको प्रेसिडेंट की परमिशन मिल गई थी 9 जून 2000 को। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो आईटी एक्ट है इसको प्रेसिडेंट की परमिशन कब मिली थी, तो 9 जून 2000 में इनको परमिशन मिल गई थी। अब ये जो है एक तरह का प्राइमरी लॉ है इंडिया में, जो कि साइबर क्राइम या फिर जितने भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि जितनी भी डिजिटल वर्ल्ड में आपका जो भी काम रहता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्यूटर का रिलेशन होता है, कंप्यूटर डिवाइसेस का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता है, तो वो सारा जितना भी रहता है उसको डील करने के लिए इंडिया में बना हुआ जो प्राइमरी लॉ है वो है आपका आईटी एक्ट, ठीक है। अब ये जो आईटी एक्ट है इसको सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है 2008 में। अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ चेंजेस लाना पहले से बने हुए लॉ में, यानी कि अगर एक लॉ बना हुआ है और उसमें कोई चीज़ मिसिंग आउट है तो उसको उसमें ऐड ऑन करते जब हम हैं तो वो अमेंडमेंट कहलाता है, यानी कि हमने उसमें कुछ चेंजेस करे हैं। तो ये जो आपका आईटी एक्ट है इसमें बस एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है 2008 में, और ये जो है 2008 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था ये इफ़ेक्ट में कब से आया था, 27 अक्टूबर 2009 से। तो यहाँ पर जो मेजर आपका जो मेन आईटी एक्ट है वो 2000 में पास किया गया था, उसके बाद में इसमें एक बार अमेंडमेंट किया गया था 2008 में, और 2008 में जो अमेंडमेंट किया गया था ये इफेक्ट में कब से आया था, 27 अक्टूबर 2009 से। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो एक्ट है ये इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है पावर ऑफ सर्विलियंस, मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग ट्रैफिक डेटा ट्रैफिक, जो भी आपका डेटा के ट्रैफिक होता है उसको ब्लॉक करना, उसको मॉनिटर करना, उसकी प्रॉपर सर्विलांस करना, तो ये सारी पावर जो है इंडियन गवर्नमेंट को आईटी एक्ट के द्वारा मिली हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, अगर हम बात करते हैं आईटी एक्ट की कि इसकी आखिर ज़रूरत क्या थी, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डिजिटल वर्ल्ड में सारा काम आपका वर्चुअल स्पेस में हो रहा है, और क्योंकि मेजर जो भी काम रहता है वो आपका वर्चुअल स्पेस में ही होता है, डिजिटल मीडिया में ही होता है, तो इस वजह से साइबर क्राइम जो हैं वो आपके धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होते हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जो भी साइबर क्राइम होते हैं तो वहाँ पर कोई फिजिकल प्रेजेंस तो किसी की होती नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वहाँ पर होता है क्या है कि जो नॉर्मल आपके फिजिकल जो भी तरह के ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं तो उसके लिए लॉज अलग होते हैं, बट जो नॉर्मल लॉज हैं जैसे कि आपका आईपीसी एक्ट है, सीआरपीसी एक्ट है, तो वहाँ पर आपके जो भी कंप्यूटर के क्राइम्स होते हैं उनको डिफ़ाइन नहीं किया गया है। अब क्योंकि वहाँ पर उनको डिफ़ाइन नहीं किया गया है तो उसके लिए अगर कोई भी तरह का साइबर क्राइम होता है, कंप्यूटर से जो भी तरह के क्राइम होते हैं, तो उनसे डील करने के लिए भी तो कोई एक्ट चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी तरह का एक्ट नहीं होगा तो जो भी लोग क्राइम ऐसे करते हैं तो उनको हम पनिशमेंट कैसे दे पाएंगे। तो इस वजह से जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए बेसिकली उनके अगेंस्ट क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना है, उनके अगेंस्ट क्या हमें उनको पनिशमेंट देनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए पर्टिकुलरली ये आपका आईटी एक्ट बनाया गया है, जहाँ पर सिर्फ अगर कोई तरह का साइबर क्राइम हो रहा है, जहाँ पर कंप्यूटर का कहीं ना कहीं से लिंकेज है, कोई भी डिजिटल मीडिया का यूज़ हो रहा है, तो उस तरह के क्राइम से डील करने के लिए आपका आईटी एक्ट बनाया गया था। क्योंकि जो आपके ट्रेडिशनल क्राइम्स के लिए लॉज बना रखे गए हैं उनमें बेसिकली आपके ये साइबर क्राइम को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। वहाँ पर आपकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, बट यहाँ पर कोई भी तरह की फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, यहाँ पर सारा का सारा काम आपका वर्चुअली होता है, वर्चुअल स्पेस में होता है। तो इसी वजह से इनके लिए
आईटी एक्ट को अलग से बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ताकि हम साइबर क्रिमिनल्स को हैंडल कर पाएँ कि उनको हम कैसे पनिशमेंट देना है, क्या करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये एक्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और उसी के बेस पर फिर इस एक्ट को बनाया गया। तो ये हो गया। अभी अगर हम बात करें जो आईटी एक्ट है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आपका आईटी एक्ट है इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 13 चैप्टर्स में ही पूरा आपका साइबर से रिलेटेड जितने भी तरह की क्राइम्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ें रह सकती हैं, जो भी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि आपका डेटा हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर क्या है, ये सारी आपकी जो डेफिनेशंस हैं ये आपकी इस आईटी एक्ट में टोटल 13 चैप्टर्स के अंदर डिफाइन करी गई हैं। और इसमें कोई क्राइम अगर होता है, साइबर क्राइम जो भी है, उसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए और वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करी गई हैं, तो वो भी आपका इन्हीं के अंदर डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें 13 तो चैप्टर्स हो गए। अब इन 13 चैप्टर्स के अंदर टोटल आपके 90 सेक्शन होते हैं और इसमें से जो लास्ट के 4 सेक्शन है, यानी कि 91 से लेकर के 94 तक के जो भी सेक्शन हैं आईटी एक्ट 2000 के, ये डील करते हैं जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं आईपीसी 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेंस 1891 एंड आरबीआई एक्ट 1934। तो इसको जो है इसमें डिलीट कर दिया गया था, यानी कि जो आपका आईटी एक्ट था, आईटी एक्ट 2000 में जो बनाया गया था उसमें जो लास्ट के 4 सेक्शंस थे 91, 92, 93 एंड 94, इसको इसमें से डिलीट कर दिया गया था। बेसिकली ये जो आपके 4 सेक्शन थे ये आईपीसी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट और आरबीआई एक्ट, इनके लिए बनाए गए थे। मतलब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें डिफाइन करी गई थी। लेकिन जब आपका आईटी एक्ट 2000 में कुछ अमेंडमेंट करे गए थे, जिसको 2009 में हमने इसको इफेक्ट में लाया था, तो उसमें सिर्फ आपके 90 सेक्शंस बने। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब आईटी एक्ट 2000 वाला बना था वहाँ पर टोटल 94 सेक्शन थे, लेकिन जब इसमें अमेंडमेंट हो गया, यानी कि 2009 वाला जब आपका आईटी एक्ट आ गया, वहाँ पर लास्ट के 4 सेक्शंस को हमने हटा दिया। और 4 सेक्शन कौन से हटाए गए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको हटाने के बाद टोटल यहाँ पर सिर्फ 90 सेक्शंस बचे थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईटी एक्ट में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 90 सेक्शंस इसके अंदर डिफाइन करे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आईटी एक्ट 2000 में से जो लास्ट के 4 सेक्शंस रिमूव करे गए थे वो कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर से ये आपके 4 सेक्शंस को हटा दिया गया और उसके बाद आईटी एक्ट जो अमेंडमेंट के बाद हुआ था, बचा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 90 सेक्शंस थे, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका आईटी एक्ट है इसको बनाने का बेसिकली मोटिव कहाँ से आया, तो ये जो आपका आईटी एक्ट है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जिसको हम शॉर्ट में यूएन सिट्रल बोलते हैं। तो यूएन सिट्रल की फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इससे आपका अडॉप्ट किया गया था मॉडल लॉ ऑन ई कॉमर्स इन 1996। तो 1996 में आपका ई कॉमर्स के लिए मॉडल एक तरह का अडॉप्ट किया गया था यूएन सिट्रल से, और इसके बेस पर आपका आईटी एक्ट को बनाया गया। जो जनरल असेंबली थी यूनाइटेड नेशंस की, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1997 जनवरी में, इंटर एलिया, रिकमेंड करते थे सारी स्टेट्स यूएस के अंदर जो भी हैं वो फेवरेबल कंसिडरेशंस देंगे टू सेड मॉडल लॉ। जो भी मॉडल लॉ है उस पर कुछ अपने ये कंसिडरेशंस देंगे जो कि प्रोवाइड करता है फॉर रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू इट द सेम ट्रीटमेंट लाइक अ पेपर कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड। सो बेसिकली जो आपका ये यूनाइटेड नेशंस सिट्रल लॉ था, इसने मॉडल लॉ को अडॉप्ट किया था ई कॉमर्स 1996 में। और ये क्या था, बेसिकली ये लॉ था और ये यूनाइटेड नेशंस का था और इसी पर बेस आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को बनाया गया। तो बेसिकली यहाँ से एक मोटिव मिला था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका आईटी एक्ट है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, तो आईटी एक्ट जो है आपका यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यहाँ से इसको अडॉप्ट, यहाँ से बेसिकली आईटी एक्ट को डिराइव किया गया है, ठीक है। तो इतना ही आपका इस पर्टिकुलर स्लाइड में इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा यहाँ पर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आगे मूव करते हैं। अगर हम बात करें आईटी एक्ट के कुछ सलाइएंट फीचर्स के बारे में,
तो जो आईटी एक्ट है वो लीगल रिकॉग्निशन देता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को। जितने भी आपके पीडीएफ फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में, जितने भी तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि डिजिटल मीडिया में अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अवेलेबल होते हैं, उनको एक लीगल रिकॉग्निशन देना। जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन देना, मतलब उनको एक लीगली एक परमिट मिल जाना कि हाँ ये लीगल चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल रिकॉग्निशन देना। उसके अलावा ये जो है आईटी एक्ट ये डिस्क्राइब करता है और इलाबोरेट करता है जो भी ऑफेंसेस होते हैं, पेनाल्टीज़ हैं और जो भी कंट्रावेंशंस हैं, यानी कि साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी तरह के क्राइम होते हैं उनके बारे में यहाँ पर पेनाल्टी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से तरह के ऑफेंसेस हम इंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें भी डिफाइन करी गई हैं। उसके अलावा जो आईटी एक्ट है ये आपकी एक आउटलाइन देता है जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम, यानी कि साइबर क्राइम के लिए क्या जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम भी आपका साइबर क्राइम के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट में बताया गया है। और ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमिटी, जो कि आपकी एडवाइस करती है गवर्नमेंट को पर्टिकुलर जो भी इसके रूल्स होते हैं और फॉर एनी अदर पर्पस कनेक्टेड विद द सेड एक्ट। सो बेसिकली ये एक तरह के साइबर रेगुलेशंस के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जहाँ पर अगर कोई भी तरह का गाइडेंस चाहिए होगा गवर्नमेंट को, कोई भी एडवाइस चाहिए होती तो आईटी एक्ट में आपका डिफाइन किया गया है। उसके अलावा ये जो एक्ट है जो चीज़ मैंने आपको बता दी थी ना कि आपके लास्ट के जो आपके पहले जो आपका 2000 में एक्ट बनाया गया था 94 सेक्शंस थे उसमें, तो उसमें से जो लास्ट के 91, 92, 93, 94 ये 4 सेक्शंस को रिमूव करा गया था। तो वही चीज़ यहाँ पर लास्ट लाइन आपकी लिखी हुई है कि आपका जो अमेंडमेंट था तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। तो ये हो गया आपका बेसिकली आईटी एक्ट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहाँ पर हमने बहुत बेसिक चीज़ों को समझा है जो कि आपकी बहुत रफ चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो अभी हमने बेसिक चीज़ों को समझा है। यहाँ पर अभी इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ पर इसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर में क्या डिफाइन किया गया है और जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो सब अपने अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर जो भी सेक्शंस रहते हैं, जो भी सेक्शन के अंदर कौन सा ऑफेंस में कौन सी आपकी पेनल्टी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आईटी एक्ट क्या है इसका बेसिक आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली इसका मोटिव क्या है, ये क्यों बनाया गया है और इसका यूज़ क्या है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर इस वीडियो को अभी करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कंपाइल फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जो भी पीडीएफ रहती हैं वो आप टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं। और जो वेबसाइट है वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। वहाँ पर कंप्यूटर के भी मतलब साइबर फोरेंसिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड करे हुए हैं। तो वहाँ से जाकर आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।